आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आधुनिक शिक्षा का अध्ययन करेंगे। आधुनिक शिक्षा में हम सबसे पहले 1813 के आज्ञा पत्र को देखेंगे। इसको हम चार्टर अधिनियम 1813 के नाम से भी जानते हैं। तो जो 1813 का जो आज्ञा पत्र आया उसने भारत में शैक्षिक विकास को एक नवीन दिशा दी, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। सबसे पहली, शिक्षा अनुदान 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। जो शिक्षा के लिए जो अनुदान दिया जाता था उसकी राशि 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक कानूनी सदस्य बढ़ा दिया गया। लॉर्ड मैकाले प्रथम कानूनी सदस्य बना। तो जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें एक कानूनी सदस्य बढ़ाया, और वो कौन था? वो लॉर्ड मैकाले प्रथम कानूनी सदस्य बना था। लॉर्ड मैकाले ने एक निस्यंदन सिद्धांत दिया था, निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसका कथन था, जन समूह में शिक्षा उच्च वर्ग से छनकर निम्न वर्ग तक पहुंचे, बूंद बूंद करके लाभदायक शिक्षा नीचे की ओर बहे, जिससे कि वह कुछ समय में चौड़ी व विशाल धारा में बदलकर सूखे क्षेत्रों का सिंचन करे। जैसा कि लॉर्ड मैकाले के कथन से स्पष्ट होता है कि लॉर्ड मैकाले का जो निस्यंदन सिद्धांत था वो यही था कि जो शिक्षा है वो उच्च वर्ग के लोगों को दी जाए और उनसे फिर वो छन छन कर निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंचे। तो ये था लॉर्ड मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत। आगे देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट है आपका अंग्रेजी साहित्य को प्रोत्साहन। अंग्रेजी साहित्य को प्रोत्साहन मिला। देसी भाषाएं शिक्षा के रूप में उपयुक्त नहीं हैं। मैकाले के घोषणा पत्र को स्वीकृति। नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोपीय साहित्य एवं विज्ञान का प्रचार करने के लिए धनराशि व्यय की जाएगी। जो यूरोपीय जो साहित्य है एवं विज्ञान है उसको प्रचार करने के लिए धनराशि खर्च की जाए। भविष्य में प्राच्य विद्या संबंधी पुस्तकों का मुद्रण तथा प्रकाशन नहीं होगा। तो ये सब कब हुआ? जब 1813 का आज्ञा पत्र आया। उसके बाद जब लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसका प्रथम कानूनी सदस्य बनाने के बाद जो भी चेंजेस आए वो ये आए। उसके बाद आगे आता है आपका ऑकलैंड का घोषणा पत्र 1839। तो जो ऑकलैंड का घोषणा पत्र है उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आई हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहला है, उसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त कर दिया। तो जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा था उसको ऑकलैंड के घोषणा पत्र से उसको समाप्त किया गया। प्राच्य और पाश्चात्य विवाद क्या था? प्राच्य और पाश्चात्य विवाद में जो प्राच्य का जो मत था वो ये था कि वो भारत की जो संस्कृत भाषा है, जो भारत की भाषा है, उनको प्रोत्साहन देना चाहता। जबकि पाश्चात्य में क्या था कि जो अंग्रेजी भाषा है उसको प्रोत्साहन देना चाहते थे लोग। तो इस तरीके से प्राच्य और पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हुआ था। उस विवाद का जो समाप्ति हुई थी वो ऑकलैंड के घोषणा पत्र के अनुसार हुई थी। आगे है, उसने प्राच्यवादियों को शिक्षा पर व्यय धनराशि में वृद्धि कर दी। उसने जो प्राच्यवादियों की जो शिक्षा दी जाती थी संस्कृत भाषा की या जो भी वहाँ की अरबी भाषा, जो भी भारत की जो भाषाएं थी, उन पर जो उनकी जो शिक्षा दी जाती थी तो उनके लिए जो धनराशि खर्च होती थी उसमें वृद्धि कर दी। तो एक पॉइंट ये है आपका। और इससे पहले वाला प्राच्य और पाश्चात्य विवाद की जो समाप्ति हुई वो ऑकलैंड के घोषणा पत्र से हुई थी। ये दोनों ही पॉइंट याद रखने वाले हैं आपके। आगे, योग्य अध्यापकों को उचित वेतन दिया जाए। ये भी बात इसमें कही गई थी कि अगर योग्य अध्यापक हैं तो उनका वेतन उचित होना चाहिए। आगे, संस्कृत व अरबी भाषा पर व्यय होने के बाद जो धनराशि बचे वो अंग्रेजी पर खर्च की जाए। तो इसमें ये बात कही गई थी कि जो भी धनराशि आपको अंग्रेजी पर खर्च करनी है वो तब खर्च करेंगे, पहले आप वहाँ की जो भाषाएं हैं जैसे कि संस्कृत व अरबी भाषाओं पर व्यय करने के बाद जो धनराशि बचती है उसको अंग्रेजी पर खर्च किया जाए। तो इस तरीके से प्राच्य और पाश्चात्य विवाद की यहाँ पर समाप्ति होती है। आगे आप देखेंगे वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र 1854। तो इसकी ये डेट याद रखना, 1854 में आया था वुड का घोषणा पत्र। इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसको इस नाम से जाना जाता है। पूछा भी गया है एक नंबर में ये क्वेश्चन कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? तो वो है हमारा वुड का घोषणा पत्र। ये याद रखने वाला पॉइंट है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। आगे देखेंगे आप, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने भारतीयों की शिक्षा शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति को बनाया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे वो थे चार्ल्स वुड। उन्होंने भारतीयों की शिक्षा शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति को बनाया। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है, शिक्षा का मकसद अंग्रेजी साहित्य एवं पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना था। जो शिक्षा का मकसद था, उद्देश्य था, जो वो ये था कि अंग्रेजी साहित्य एवं पाश्चात्य ज्ञान जो पश्चिमी देशों से आया है उसका प्रसार करना था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? शिक्षा अंग्रेजी एवं देसी भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए। यानी कि अंग्रेजी और देसी दोनों भाषाओं का समावेश होना चाहिए। दोनों भाषाओं के माध्यम से शिक्षा को दिया जाना चाहिए। तो ये आगे देखिए, आगे है पाठ्यक्रम में
भारतीय साहित्य तथा संस्कृति को भी आवश्यक स्थान दिया जाए। जो पाठ्यक्रम है उसमें भारत का जो साहित्य है, जो संस्कृति है, उसको भी आवश्यक स्थान दिया जाए। तो ये भी किसमें कहा है? ये आपका वुड का घोषणा पत्र 1854 में ये बात कही गई है। तो नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालयी प्रबंध के लिए सहायता अनुदान मिलना चाहिए। तो विद्यालयों का जो भी, स्कूल का जो भी मैनेजमेंट होता है उसमें जो खर्चा आता है तो उसके लिए उनको अनुदान मिलना चाहिए। ये भी पॉइंट इसमें कहा गया है। आगे है उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित हों। जो उच्च लेवल की जो शिक्षा होती है, जो उच्च शिक्षा होती है, उसके लिए विश्वविद्यालय स्थापित हों। तो ये बात किसमें कही गई थी? वुड के घोषणा पत्र में कही गई है। ये बात याद रखने वाली बात है ये कि विश्वविद्यालय की बात, विश्वविद्यालय की स्थापना की बात किसमें की गई है? ये वुड के घोषणा पत्र में। आगे है व्यवसायिक स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। व्यवसायिक शिक्षा भी दी जाए और स्त्री की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। तो ये सारी बातें किसमें कही गई हैं? वुड के घोषणा पत्र में की गई हैं। आगे देखते हैं हंटर कमीशन 1882। लॉर्ड रिपिन ने शैक्षिक सुधारों के मूल्यांकन के लिए प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। जो लॉर्ड रिपिन थे उन्होंने शैक्षिक सुधार करने के लिए, शैक्षिक सुधारों के मूल्यांकन के लिए, जो मूल्यांकन है उसका मूल्यांकन करें, इसके लिए उन्होंने प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। ये याद रखने वाली पॉइंट है कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की थी? तो वो लॉर्ड रिपिन ने की थी। और किसके अंतर क्या आया था? हंटर कमीशन में। हंटर कमीशन 1882 के तहत लॉर्ड रिपिन ने प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। और ये क्यों की गई थी? जिससे कि शैक्षिक सुधारों का मूल्यांकन किया जा सके। इसे प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम आयोग भी कहा जाता है। प्राथमिक शिक्षा के लिए जो सबसे पहला आयोग बना था वो यही था, इसलिए इसे प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम आयोग भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष विलियम हंटर थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? विलियम हंटर। इसीलिए इसको हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। मुख्य बातें इसकी सबसे पहली है प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक हो। जो भी हंटर कमीशन में बात कही गई है उसमें सबसे पहली बात है कि प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक हो। दूसरा पॉइंट है आपका प्राथमिक शिक्षा देसी भाषाओं में हो। जो प्राथमिक शिक्षा है वो देसी भाषाओं में दी जाए। पहली बात व्यवहारिक, दूसरी बात देसी भाषा का प्रयोग। माध्यम जो हो वो हमारी देसी भाषा हो। ये किसमें कही गई है बात? ये हंटर कमीशन में कही है। शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित हो। जो शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाके हैं, जहां पर शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है, वहां पर शिक्षा विभाग की स्थापना हो। तो ये बातें किसमें कही हैं? ये बातें हंटर कमीशन के अंतर्गत आती हैं। आगे देखिए, आगे है धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए। तो धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए, ये बात कही गई थी आपके हंटर कमीशन में। आगे बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। बालिकाओं को यहाँ पे स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है देसी शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन न करके पूर्ववत चलने दिया जाए। जो देसी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, जो देसी शिक्षा जिस पाठ्यक्रम के हिसाब से चल रही है उसको वैसे का वैसा चलने दिया जाए। उसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप न किया जाए। आगे देखिए गोखले विधेयक 1911। जो गोखले विधेयक है वो 1911 में आया। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रति सरकार की निष्क्रियता को देखते हुए सर्वश्री गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में एक ऐतिहासिक विधेयक प्रस्तुत किया। जो राष्ट्रीय शिक्षा के प्रति सरकार की जो निष्क्रियता थी उसको देखते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में एक ऐतिहासिक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाए। जो प्राथमिक शिक्षा है वो अनिवार्य की जाए, सबको मिलनी चाहिए, सबको लेनी ही लेनी है। कम मासिक आय वाले माता पिता के बच्चों से शुल्क न लिया जाए। जिसकी मासिक आय कम है उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। पहला पॉइंट हो गया आपका शिक्षा अनिवार्य है, प्राथमिक शिक्षा सबके लिए। दूसरी कम मासिक आय वाले माता पिता से शुल्क न लिया जाए। तीसरा पॉइंट था स्थानीय संस्थाएं ही प्राथमिक शिक्षा का कुशलतापूर्वक संचालन कर सकती हैं। ये भी एक पॉइंट दिया था कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं वही प्राथमिक शिक्षा का कुशलतापूर्वक संचालन कर सकती हैं। दूसरा अगला पॉइंट है स्थानीय संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिए कर लगा सकती हैं। जो स्थानीय संस्थाएं हैं अगर उन्हें प्राथमिक शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, जो भी उनको धनराशि की आवश्यकता है, तो उसके लिए अगर वो चाहें तो टैक्स लगा सकती हैं। शिक्षा व्यवस्था क्रमशः बालकों फिर बालिकाओं के लिए हो। जो शिक्षा की व्यवस्था है पहले बालकों को दी जाए और फिर उसके बाद बालिकाओं के लिए हो। क्रमशः एक एक करके सबको मिलनी चाहिए। सरकार द्वारा इस विधेयक को अस्वीकृत कर दिया गया। आगे देखेंगे हर्टांग समिति 1929। 1929 में ये समिति का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष हैं सर फिलिप हर्टाग।
इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है, हटांग समिति। मुख्य बातें इसकी इस प्रकार हैं। सबसे पहला पॉइंट है, देश में प्राथमिक शिक्षा पर काम तो हुआ पर प्रगति संतोषजनक नहीं है। ये इस समिति की रिपोर्ट आई थी जिसकी मुख्य बातें हैं कि काम तो हुआ प्राथमिक शिक्षा पर मगर उसकी जो प्रगति है वो संतोषजनक नहीं है। अपव्यय एवं अवरोधन प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है। एक अपव्यय और दूसरा अवरोधन, ये दोनों ही प्राथमिक शिक्षा की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। ये उस रिपोर्ट से निकलकर सामने आया था जो कि हटांग समिति ने दी। यहाँ पर अपव्यय एवं अवरोधन से तात्पर्य है, अपव्यय का अर्थ है बच्चों का स्कूल छोड़ देना या बीच में पढ़ाई छोड़ देना, जबकि अवरोधन का मतलब है कि बच्चे एक ही कक्षा में, एक ही क्लास में 1 वर्ष से अधिक समय तक पढ़ते रहें, वहीं रुके रहें, एक ही क्लास में ठहर जाएं। तो इसका मतलब है अवरोधन से तात्पर्य है, और अपव्यय से मतलब है इसका कि बच्चा या तो स्कूल छोड़ दे या बीच में पढ़ाई छोड़ दे। तो ये दोनों ही एक प्रमुख समस्या रही थी कि बच्चे क्या करते थे कि स्कूल में एडमिशन तो ले लेते थे मगर उसको बीच में ही छोड़ देते थे किसी भी कारणवश। और अवरोधन भी एक बहुत बड़ी समस्या रही थी जिसमें बच्चा क्या हो रहा था कि क्लास में आगे की क्लास में नहीं जा पा रहा था, अपनी ही क्लास में बार बार उसको पढ़ना पड़ रहा था। ये दोनों ही प्राथमिक शिक्षा की बड़ी समस्याएं रही थी। आगे देखिए, प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 वर्ष की हो। जो इस रिपोर्ट में आया उसके अनुसार ये निकाला गया कि कम से कम प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष की तो देनी ही चाहिए। पाठ्यक्रम जीवनोपयोगी हो, विद्यालय सत्र व अवकाश स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से हो, के अनुरूप हो, शिक्षकों के वेतन तथा योग्यताओं में सुधार की जरूरत हो। शिक्षकों का वेतन तथा उनकी योग्यताएं जिसमें भी चाहें आप सुधार की जो भी जरूरत हो वो की जाए। माध्यमिक व उच्च शिक्षा गुणात्मक हो। यह माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए भी कहा गया है कि वो गुणात्मक शिक्षा होनी चाहिए। उच्च स्तर पर पुस्तकालय व व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। जो उच्च स्तर की शिक्षा हो उसमें पुस्तकालय की अहम भूमिका है और जो शिक्षा दी जाए वो व्यावसायिक भी हो। आगे बात करेंगे हम बेसिक शिक्षा की। बेसिक शिक्षा, इस योजना का प्रारूप महात्मा गांधी के द्वारा तैयार किया गया। इस योजना का प्रारूप महात्मा गांधी के द्वारा तैयार किया गया 22 अक्टूबर 1937 को वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बेसिक शिक्षा की आधारशिला रखी गई। मुख्य बातें क्या क्या हैं? पहली, शिक्षा 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क हो। जो शिक्षा है वो 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य हो व निःशुल्क हो, ये बात कही गई थी। दूसरी, शिक्षा मातृभाषा में हो। तीसरी बात है, शिक्षा का जीवन से संबंध हो। शिक्षा व्यवहारिक हो, जीवन उपयोगी हो, जीवन से संबंध हो। शिक्षा हस्तकला पर आधारित हो ताकि बच्चों में श्रम के प्रति आदर भाव जागृत हो। पाठ्यक्रम में गणित, सामाजिक विषय, कृषि, कताई, बुनाई व भारतीय भाषा व कला शामिल हो। ये पाठ्यक्रम इसमें बताया गया था कि क्या क्या होना चाहिए। शिक्षण क्रियात्मक एवं सह संबंध विधि पर आधारित हो। ये सारी बातें आपकी इसमें कही गई थी जो बेसिक शिक्षा की योजना लेके आए थे महात्मा गांधी, कि ये बेसिक शिक्षा है वो इस तरीके से होनी चाहिए, ये पाठ्यक्रम हो, इतनी से इतनी आयु तक हो, ये सारी बातें बताई गई। आगे महात्मा गांधी का कथन है, यदि मुझसे कोई पूछे शिक्षा का उद्देश्य क्या है तो मैं उत्तर दूंगा कि चरित्र विकास। आगे देखते हैं मूल्यांकन। उपर्युक्त चर्चा से हमने जाना कि ब्रिटिश प्रशासन में शिक्षा की जिस रूप में प्रगति हुई उससे निस्संदेह भारतीय समाज की संकीर्णता दूर हुई। भारतीय जन पाश्चात्य ज्ञान व संस्कृति से परिचित हुए। तो ये था आपका मूल्यांकन था कि क्या क्या फायदा हुआ बेसिकली। तो देखा जाए तो निस्संदेह भारतीयों की समाज की संकीर्णता दूर हुई थी और जो भारतीय थे, जो पाश्चात्य ज्ञान था उसको समझे, वहाँ की संस्कृति को जाने, तो ये सारी चीज़ें हमारी शिक्षा में आई। आगे देखते हैं, याद रखने योग्य भी हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एक एक नंबर में अति लघु में पूछे जाएंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किसकी स्थापना की? कलकत्ता में की थी और एक मदरसा की स्थापना की थी। लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। दोनों ने ही ये कलकत्ते में की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मदरसा की स्थापना की थी और लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ये दोनों कहाँ पर किए थे? ये कलकत्ता में। आगे, चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो वो है चार्ल्स ग्रांट। पहली विचारधारा के समर्थक लॉर्ड मैकाले तथा दूसरी के
लॉर्ड हेस्टिंग्स, मिंटो, प्रिंसेप मुनरो, एल्फिंस्टन, ये सब दूसरी विचारधारा के थे और पहली विचारधारा के जो समर्थक थे वो थे लॉर्ड मैकाले। आगे देखिए, मैकाले ने कहा एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की केवल एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। मैकाले का ये कथन बहुत पॉपुलर है कि ये किसने कहा कि जो यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी, जो यूरोपीय जो पुस्तकालय है, जो वहाँ का साहित्य है, उसकी एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। तो ये कथन किसका है? मैकाले का। हंटर का मत था देसी पाठशालाएं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकती हैं। ये किसने कहा था? हंटर कमीशन में। तो ये हंटर का मत था कि देसी पाठशालाएं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकती हैं। सैंडलर कमीशन, सैंडलर कमीशन ये भी पूछा जाता है। सैंडलर कमीशन सार्जेंट योजना तथा 1902 का विश्वविद्यालय आयोग का संबंध उच्च शिक्षा से है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है ये कि ऑप्शन में दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनका संबंध किस शिक्षा से है। तो इन तीनों का ही संबंध उच्च शिक्षा से है। आगे, आधुनिक शिक्षा का अधिकार पत्र, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये जो अधिनियम है ये 2009 में आया था। इसको RTE 2009 के नाम से भी जानते हैं। आज की क्लास में हमने आधुनिक शिक्षा को डिस्कस किया था। इसके बाद जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा के प्रयास का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।